Assalamu alaikum to everyone. This is Shah Murtuza. So today we are going to talk about economics. तो आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे. इकोनॉमिक्स का ये पहला लेक्चर है. इसमें हम इकोनॉमिक्स का आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे. बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे. इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं. तो ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे. तो लेट अस गेट स्टार्ट. तो पहले हम डिफरेंस जानेंगे कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होता है. डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स क्या होता है. अगर इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमी में हम डिस्कस करते हैं, इकोनॉमी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वेल्थ एंड रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री और रीजन, especially in terms of a production and consumption of goods and services and the supply of money. यानी कि इकोनॉमी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक कंट्री या एक पर्टिकुलर एरिया में जो वेल्थ है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि वहाँ पे कितना प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे कितना कंजप्शन ऑफ गुड्स होता है, वहाँ पे किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन ऑफ मनी होता है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमी. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप खुद देख सकते हो. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इट इज़ द स्टेट ऑफ अ कंट्री और अ रीजन, जो अभी मैंने कहा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. जब हम एक कंट्री या एक रीजन या एक कंट्री का प्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है, या वहाँ उस कंट्री का कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखते हैं और सप्लाई ऑफ मनी देखते हैं, उसको हम कहते हैं इकोनॉमी. उसका हम कहते हैं इकोनॉमी. तो अब यहाँ पे है इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमी मैंने कहा, अब है इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज. ये एक नॉलेज का ब्रांच है विच इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि एक एरिया में कितना प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे कितना कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ कैसे होता है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स. तो ये दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि इकानमी हम क्या पढ़ते हैं. इकानमी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इकानमी में हम पढ़ते हैं वेल्थ एंड रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री. एक कंट्री में कितना वेल्थ है और एक कंट्री में कितना रिसोर्स है, मगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द सप्लाई ऑफ मनी, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं. लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो डील करता है, विच डील्स विद द प्रोडक्शन, जिसमें हम इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन कैसे होता है एक एरिया में, कंजप्शन कैसे होता है, और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ कैसे होता है. लेकिन इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी में हम देखते हैं एक कंट्री में कितना वेल्थ है, कितने रिसोर्सेज है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ मनी. यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि एक कंट्री कैसे डील करती है प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ के साथ. तो ये दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये टर्म्स क्लियर हो चुकी होंगी. तो अब आगे देखेंगे, आगे क्या है. आगे अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की. तो अभी अभी मैंने इकोनॉमिक्स कहा, इकोनॉमिक्स इज डीलिंग विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ. हम देखते हैं कि एक कंट्री में प्रोडक्शन कैसे होता है, एक कंट्री में कंजप्शन कैसे होता है, और एक कंट्री में ट्रांसफर ऑफ वेल्थ कैसे होता है. अब हम इकोनॉमिक्स का फर्दर सॉरी आगे देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में हम फर्दर क्या डिस्कस कर सकते हैं. तो इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें रिसोर्सेज पता होना चाहिए. रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं. रिसोर्सेज या रिसोर्स का मतलब होता है एवरीथिंग विच हैज इट इज ओन यूटिलिटी इज कॉल्ड रिसोर्स. कोई भी चीज जो हमारी नीड्स को, हमारी वांट्स को फुलफिल करे, उसको हम रिसोर्स कहते हैं. यानी कि एवरीथिंग विच हैज इट इज यूटिलिटी टू सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड ए रिसोर्स. इन्हीं रिसोर्सेज को हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में.
अगर आपसे कोई कहेगा कि इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हम इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं। ये जो रिसोर्सेज है जिनसे हम अपनी हम ह्यूमंस है, अपनी नीड्स, अपनी जो नीड्स है, अपनी जो वांट्स है वो फुलफिल करते हैं। इन्हीं रिसोर्सेज के बारे में, इनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इनको हम कैसे एलोकेट करें ताकि हमारी जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाए। तो इकोनॉमिक्स में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जनरल यूनिवर्सल फैक्ट देखेंगे, हर एक कंट्री में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हर एक कंट्री में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लिमिटेड रिसोर्स यानी कि स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं। यानी कि कोई भी कंट्री ये क्लेम नहीं कर सकती है कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज है। किसी कंट्री में कोई रिसोर्स ज़्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है। ठीक है, यानी कि किसी कंट्री में कोई मेटल ज़्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, कोई नॉन मेटल ज़्यादा हो सकता है, कोई नॉन मेटल कम हो सकता है। तो ये हमारे रिसोर्सेज है। कोई किसी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा हो सकते हैं, किसी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज कम हो सकते हैं। तो अगर रिसोर्सेज नेचुरली किसी कंट्री में कम या किसी कंट्री में ज़्यादा होते हैं, तो फिर क्या, फिर जो वहाँ पे गवर्नमेंट होती है उसको पता होता है कि हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज है ये नेचुरली लिमिटेड है, लेकिन साइड से जो लोगों की डिमांड्स है वो अनलिमिटेड है। तो रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है लेकिन लोगों की जो डिज़ायर होती है, जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब ज़रूरी यहाँ पे मैनेज करना है। अगर यहाँ पे हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी होते और यहाँ पे ऑलरेडी अनलिमिटेड वांट्स तो इंसानों की होती ही है। इंसान के पास अगर एक चीज़ आती है वो चाहता है कि मेरे पास दूसरी आए, दूसरी आए तो वो चाहता है, यानी कि इंसान के पास अनलिमिटेड वांट्स होती है, अनलिमिटेड नीड्स होती है। कभी भी इंसान की नीड्स या वांट्स फुलफिल नहीं होती है। तो इन अनलिमिटेड वांट्स को हमने यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करना है। अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी होते तो फिर हमें इकोनॉमिक्स की, ये जो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, हमें फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बेसिक रीज़न यहाँ पे है कि नेचुरली हर एक कंट्री में रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो अब गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे मैनेज करें ताकि जो हमारे इंडिविजुअल है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है विद इन कंट्री में, उनकी जो अनलिमिटेड वांट्स है वो भी फुलफिल हो जाए, और जो ये रिसोर्स है, जो ये हमारा लिमिटेड रिसोर्स है, ये भी इस तरीके से इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो जाए। यानी कि एक ये फ्यूचर के लिए भी बचे, जो हमारे पास फ्यूचर जनरेशन आने वाली है जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, उनके लिए भी ये रिसोर्सेज बचा रहे, और जो प्रेजेंट जनरेशन इसका यूज़ कर रही है उनकी जो अनलिमिटेड वांट्स है वो भी सेटिस्फाई हो जाए। इसलिए हम इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। तो जनरली हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज को गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे पॉलिसीज बनाती है इकोनॉमिक्स में कि हम इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो अब हमें अनलिमिटेड वांट्स से क्या, यानी कि जो रिसोर्सेज है इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि इंसान की अनलिमिटेड वांट्स जो है वो फुलफिल हो जाए। फुलफिल होने के साथ साथ जो अनलिमिटेड वांट्स है, अनलिमिटेड वांट्स में इंसान की बहुत सारी डिमांड्स होती है। इंसान चाहता है ये भी, वो चीज़ भी मेरे पास आए। अगर एक चीज़ आती है फिर वो चाहता है दूसरी चीज़ मेरे पास आए, तीसरी चीज़ मेरे पास आए। तो ये अनलिमिटेड वांट्स के साथ साथ जो इंसान की ये जो डिमांड्स होती है, इनको हमने सप्लाई से क्या करना है, फुलफिल करना है। जब सप्लाई होगा तब इंसान की ये डिमांड फुलफिल होगी। ठीक है, लेकिन ये सप्लाई कहाँ से आएगा, ये तो रिसोर्सेज आएगा, लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसे पॉलिसीज बनाती है, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम इस तरीके से रिसोर्सेज को, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें, एलोकेट करें। ये जो इंसान के अनलिमिटेड वांट्स है, इंसान की ये अनलिमिटेड डिमांड्स है, इनको हम इन ही लिमिटेड रिसोर्सेज की सप्लाई से फुलफिल करें। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे पास हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है, ये जो डिमांड एंड सप्लाई है ये इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल माना जाता है। बेसिक प्रिंसिपल यानी कि इकोनॉमिक्स होली एंड सोली डिपेंड है डिमांड एंड सप्लाई पे, क्योंकि सारी इकोनॉमिक्स में हम खाली जो पॉलिसीज बनाते हैं वो बनाते हैं रिलेटेड टू
रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई, इंसान की जो डिमांड्स है, वांट्स है, उनको हम कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज की सप्लाई से फुलफिल करें। तो अगर आपसे कोई कहे, अगर ये डिमांड एंड सप्लाई हम इकोनॉमिक्स में निकालेंगे तो ये इकोनॉमिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स की हर कोई पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का पॉलिसी बनाया जाता है, मैनेजमेंट का पॉलिसी बनाया जाता है, वो टोटली बनाया जाता है किसके लिए? डिमांड एंड सप्लाई के लिए। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल, इकोनॉमी की जो फाउंडेशन है वो है डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि सारी इकोनॉमिक्स इसी के ऊपर चलती है, इसी के रिलेट हर कोई पॉलिसी बनाई जाती है डिमांड एंड सप्लाई के लिए। अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, क्योंकि अभी मैंने कहा इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है विच डील्स विद प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं कि हम कैसे प्रोडक्शन करें, इसका हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, और इसका हम कैसे कंजप्शन करें, और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ हम कैसे करें, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, इसका कंसेप्ट दिया है यहाँ पे, आपने याद रखना है। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट दिया है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स यानी कि एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि इसने पॉलिटिक्स के रिलेटेड भी काम किया और इसने इकोनॉमिक्स के रिलेटेड भी काम किया है, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? वो है एडम स्मिथ। बेसिकली एडम स्मिथ साहब ने क्या किया, इसने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक इसने लिखी थी, और इसी बुक के बेसिस पे ये इकोनॉमिक्स के ऊपर पहली बुक थी, यानी कि ये इकोनॉमिक्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पहली बुक थी जो लिखी गई थी 1776 में एडम स्मिथ के थ्रू। इसीलिए इससे पहले इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई काम नहीं हुआ था, तो इसीलिए इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहले डिफरेंस क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, और मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इसमें हम इंडिविजुअल यूनिट यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल की नीड्स क्या है, इंडिविजुअल की डिमांड्स क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे हम इंडिविजुअल की इकोनॉमी को पढ़ते हैं, यानी कि इंडिविजुअल यूनिट पे सिंगल, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे पढ़ते हैं, फर्म लेवल पे पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है, यानी कि जब हम इंडिविजुअल लेवल पे एक इंडिविजुअल की डिमांड्स एंड सप्लाई को जानने की कोशिश करेंगे, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये आपने याद रखना है, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल यानी कि यहाँ पे फर्म जो है, इंडस्ट्री है, वो भी यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे आएगा। एक इंडिविजुअल जो है वो भी यहाँ पे किस लेवल पे आएगा? माइक्रो लेवल पे आएगा, ठीक है, सिंगल यूनिट पे आएगा। तो इसको हम स्टडी करते हैं, यानी कि जब हम इंडिविजुअल लेवल पे किसी इकोनॉमिक्स में जब हम इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल की डिमांड्स एंड सप्लाई को स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा पॉइंट, अगर हम मैक्रो की बात करेंगे, लार्ज, यहाँ पे हम होल एंड सम, यहाँ पे हम नेशन की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ले लो ये नेशन के लेवल पे, नेशन के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे। कंट्री लेवल में जब हम एक इंडस्ट्री की बात करेंगे, इंडस्ट्री में हम देखेंगे इंडस्ट्री की डिमांड्स एंड सप्लाई क्या है, इंडिविजुअल की नीड्स एंड डिमांड्स एंड सप्लाई क्या है, ठीक है, फर्म की डिमांड्स एंड सप्लाई क्या है, उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम नेशनल लेवल पे देखेंगे तो नेशनल लेवल पे क्या आएगा, कंट्री लेवल पे, वहाँ पे इंडिविजुअल भी एंटर होगा, वहाँ पे हर कोई इंडिविजुअल एंटर होगा। तो यहाँ पे हम लार्जली देखते हैं, यहाँ पे सारी कंट्री की इंडस्ट्रीज भी आएगी और सारे लोग भी आएंगे। जब हम सारे लोगों की, सारे पॉपुलेशन की डिमांड्स एंड सप्लाई को स्टडी करेंगे, तमाम इंडस्ट्रीज़ की, चाहे पब्लिक इंडस्ट्री हो या प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हो, फर्म्स हो, उनकी स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं, यानी कि उनकी डिमांड्स एंड सप्लाई को जानने की कोशिश करेंगे, उसको हम बोलते हैं मैक्रो
इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये आपने याद रखना है। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल एंड सम यानी कि होल पूरे नेशन की हम डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करते हैं। एग्रीगेट मीन्स टोटल डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जब हम कंट्री के हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंडस्ट्री, हर एक फर्म की स्टडी करेंगे, उनका टोटल डिमांड एंड सप्लाई जानने की कोशिश करेंगे, उसको हम कहते हैं नेशनल लेवल पे, उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि लार्ज इकोनॉमिक्स। तो ये आपने याद रखना है। अब वापस आएंगे माइक्रो पे। माइक्रो का इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टेडी ऑफ प्राइस पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपको कोई कहेगा तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्टेडी ऑफ प्राइस, यानी कि एक चीज़ का प्राइस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई के दौरान एक चीज़ का प्राइस क्या रहता है, उसकी स्टडी हम करते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब यहाँ पे देखेंगे माइक्रो, ये तो माइक्रो है, अब है मैक्रो। मैक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो में हम स्टडी ऑफ इनकम करते हैं, यानी कि पूरी कंट्री की इनकम क्या है, ओवरऑल इनकम क्या है, यानी कि जो हमारी कंट्री की इनकम क्या है उसको जब हम स्टडी करते हैं, यानी कि टोटल इनकम हमारी कंट्री को, यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है वो देखने की हम कोशिश करते हैं कि हमारी कंट्री की टोटल इनकम क्या है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, जॉन मैनार्ड कीन्स। ये भी एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि इसने पॉलिटिक्स के ऊपर भी काम किया है, और यानी कि इसने पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया है, इसीलिए इसको पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। और इसको यहाँ पे फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स माना जाता है, जॉन मैनार्ड कीन्स। इसकी एक इंपॉर्टेंट बुक है जो इसने 1936 में लिखी है, 1935 टू 1936 में लिखी है। वो बुक थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसकी एक बुक थी जनरल, यहाँ पे आप देख सकते हो, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये इसने 1935 से लेकर 1936 में लिखी है। इसी बुक के बाद इसको नाम दिया गया फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी ऑफ इनकम करते हैं, टोटल एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई स्टडी करते हैं, होल यानी कि पूरे नेशन की हम डिमांड एंड सप्लाई एंड इनकम को स्टडी करते हैं। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, यहाँ पे हम इंडिविजुअल लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल यानी कि सिंगल यूनिट की बात करते हैं, और स्पेशली यहाँ पे जो हम डिमांड एंड सप्लाई एज वेल एज स्टडी ऑफ प्राइस की बात करते हैं। इसका फादर है एडम स्मिथ, और जो इसने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का इसका फादर माना जाता है, लेकिन होल इकोनॉमिक्स का भी फादर कौन है, एडम स्मिथ। अगर आपको डायरेक्टली कहा गया कि इकोनॉमिक्स का फादर कौन है तो वह एडम स्मिथ है, लेकिन अगर अलग अलग से कहा गया तो फिर आप यहाँ पे अभी जो मैंने बोला वो याद आप रख सकते हो। इसके बाद जो हमारी ये माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको डिवाइड किया दो पार्ट्स में, इसको डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय रॉगनर फ्रेश है। रॉगनर फ्रेश जो एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे, इसने इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया 1933 में रॉगनर फ्रेश। और इसने ये जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये इसी ने कंसेप्ट दिया। तो अगर आपसे पूछा गया कि या पूछा जाएगा कि किसने इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो किया था किसने, रॉगनर फ्रेश ने, जो एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे। इसी ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया 1933 में। अब आप कहोगे सर आपने पहले ही कहा कि माइक्रो
इकोनॉमिक्स और मैक्रो, तो ये पहले से ही कैसे डिवाइड हुआ था। बेसिकली जब हमने दोनों बुक्स के दोनों फादर्स की जो है बुक्स को स्टडी किया, एडम स्मिथ की भी और जो जॉन जॉन मैनार्ड कीन्स थे, दोनों की बुक्स को जब हमने स्टडी किया, जो यानी कि इकोनॉमिस्ट फर्दर इकोनॉमिस्ट ने स्टडी किया, तो उनको पता चला कि एडम स्मिथ ने जो है इंडिविजुअल लेवल पे काम किया है, इंडिविजुअल इकोनॉमी की बात किया है, सिंगल यूनिट की बात किया है। जब इसका देखा गया किसका, रॉगनर फ्रेश का, तो इसने इसमें देखा गया कि इसने होल एज ए कंट्री की बात की है कि कंट्री की डिमांड एंड सप्लाई या कंट्री की इनकम को हम कैसे स्टडी करेंगे। तो ये रिलेटेड था इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमी में हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, स्टडी ऑफ प्राइस यहाँ पे पढ़ते हैं। फादर इसका एडम स्मिथ है, जिसने वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में बुक लिखी थी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम होल एंड एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि पूरी कंट्री की डिमांड एंड सप्लाई को हम स्टडी करते हैं, और स्पेशली यहाँ पे हम स्टडी ऑफ इनकम, हमारी कंट्री की कितनी इनकम है उसको स्टडी करते हैं। इसका फादर है जॉन मैनार्ड कीन्स, और इसकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बाद इसको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दिया गया। वो बुक थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये बुक थी जिसके बेसिस पे इसको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का टाइटल दिया गया। रॉगनर फ्रेश वो शख्स थे जिसने इकोनॉमी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में 1933 में। और इसकी एक बुक थी इंपॉर्टेंट, और इसकी एक बुक थी जिसका नाम था इकोनॉमिक मैट्रिक्स मेथोडोलॉजी, इकोनॉमिक मैट्रिक्स मेथोडोलॉजी, यानी कि इसने कहा कि इकोनॉमी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मैट्रिक्स, इसका एक मेथोडोलॉजी मीन्स वे, एक तरीका इसने बताया कि इकोनॉमिक्स में हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, इसका एक तरीका इसने बताया, और ये इसकी इस बुक में इसने बताया था। तो ये आपने ये फैक्ट्स याद रखने हैं। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, अब हम होल में देखेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है या इकोनॉमिक्स क्या होती है। बेसिकली इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी ग्रीक में। ग्रीक एक कंट्री है यूरोप में, ठीक है, यूरोप में एक कंट्री है जिसको हम यूनान कहते हैं उर्दू में। यहाँ से शुरुआत हुई है इकोनॉमिक्स की। तो वहाँ पे इकोनॉमी को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीक में इकोनॉमिक्स को कहा जाता था ओकोनॉमस, ठीक है। तो आप कैसे यानी कि ये ग्रीक वर्ड्स है, तो आप खुद भी स्टडी कर सकते हो। तो ओकोनॉमस, ठीक है, ओकोनॉमस, ओको मीन्स हाउस, फैमिली, फैमिलीज प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं, यानी कि कंसेप्ट ऑफ हाउस, फैमिलीज प्रॉपर्टी एंड फैमिली, इसको हम बोलते हैं ओकोस या ओक्यूस, ठीक है। नोमोस का मतलब है कस्टम लॉ या बॉडी ऑफ लॉ गवर्निंग ह्यूमन बिहेवियर। नॉमोस का मतलब है कस्टम मीन्स लॉ या बॉडी ऑफ लॉ गवर्निंग ह्यूमन बिहेवियर। इसको कहा जाता था ग्रीस में इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इसीलिए वहाँ पे यूज़ होती थी कि फैमिली की प्रॉपर्टी या हाउस को कैसे मैनेज किया जाए, हाउस होल्ड जो हाउस होल्ड थिंग्स होते हैं उनको हम कैसे घर में मैनेज करेंगे, घर की प्रॉपर्टी को हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी हम चीज़ों का मैनेजमेंट करते हैं, प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करते हैं, कंजप्शन, एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज का मैनेजमेंट करते हैं। तो वहाँ पे लिमिटेड लेवल तक, यानी कि वहाँ पे विद इन हाउस इस चीज़ का इकोनॉमिक्स किया जाता था, मैनेजमेंट किया जाता था, फैमिली की प्रॉपर्टी का, और हाउस होल्ड का, हाउस के जो थिंग्स होते हैं उनका मैनेज किया जाता था। तो यहाँ पे याद रखना इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से आया, दो ग्रीक वर्ड से आया है, ओकोस मीन्स हाउस, फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपने नॉमोस मीन्स कस्टम और लॉ या बॉडी ऑफ लॉ गवर्निंग ह्यूमन बिहेवियर। अब यहाँ पे सिंपली इसका मतलब था रूल ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि घर को कैसे चलाया जाएगा, इसलिए ग्रीक में इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता था कि घर की चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन फर्दर बाद में इस इकोनॉमिक्स को
आजकल हम कंट्री के लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसमें हम ये पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। यानी कि कंट्री लेवल पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे मैनेज करें, प्रोडक्शन को हम कैसे मैनेज करें, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, इन सारी चीज़ों को विद इन कंट्री में एक गवर्नमेंट के थ्रू कैसे मैनेज किया जाए, इसको हम इकोनॉमिक्स आज के लेवल में कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब है, इकोनॉमिक्स मींस गवर्नेंस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन चीज़ों का जब हम मैनेजमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अभी भी मैंने कहा इकोनॉमिक्स का मतलब है विच डील्स विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। अब यहाँ पे आप सिंपल डेफिनेशन याद रख सकते हो। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट फोकसेस ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट, रिसोर्सेज दैट आर इकोनॉमी गेन्स आर मैक्सिमाइज्ड एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। यानी कि इकोनॉमिक्स में हम ये इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम कैसे रैशनल मैनेजमेंट करें। रैशनल मैनेजमेंट का मतलब है फुल ऑफ थिंकिंग, यानी कि हम एक अच्छी सोच के साथ जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारी इकोनॉमी में, उनको हम कैसे मैनेज करें ताकि जो इंसानों की कंट्री में जो लोगों की अनलिमिटेड वांट्स है, उनकी उन अनलिमिटेड डिमांड्स एंड वांट्स को हम इस लिमिटेड रिसोर्स की सप्लाई से कैसे फुलफिल करें, चाहे माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पे। इसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। सिंपली आप याद रखोगे इकोनॉमिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ और मनी। या आप ये भी कह सकते हो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम इस चीज़ पे, यानी कि जिसमें हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस करती है कि हम कैसे रैशनल मैनेजमेंट, यानी कि एक फुल थिंकिंग मैनेजमेंट हम कैसे करें लिमिटेड रिसोर्सेज का, ताकि जो हमारे इकोनॉमिक गेन्स है, इकोनॉमिक गेन्स का मतलब है यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये लोगों तक बड़ी अच्छी सप्लाई के साथ पहुँचे और उनकी डिमांड्स भी विद इन जो ये लिमिटेड रिसोर्स है उनसे फुलफिल हो जाए। और इसके साथ साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये जो लिमिटेड रिसोर्स है ये हमने प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी यूज़ करने पड़ते हैं और जो आने वाली नस्लें होती है उनके लिए भी हमने इनको सेव रखना पड़ता है। उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स। तो इंशाल्लाह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये जो मेरा PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो बाय, अल्लाह हाफिज़।